तो कैसे हो मेरे प्यारे एरिस्टोक्रेट्स। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डी टावर डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है कि मैं अपने पोकेमॉन्स के साथ डी टावर डंजन कोरिया में वापस आ गया होता है। ये देखकर यॉन्सियो काफी हैरान होती है। वो सोच रही होती है कि अगर वो लोग कोरिया में है तो फिर वहाँ वो सारे लोग कौन है। और हम देखते हैं डी टावर के अंदर काफी सारे लोग काम कर रहे होते हैं। एक्चुअली में वो असली इंसान नहीं होते, वो एनपीसीज होते हैं। वो एक एआई जैसी चीज होती है जो सिर्फ कुछ ही प्लेसेस पे एग्जिस्ट करती है, जैसे कि पिग्नेट टावर। यॉन्सियो अगल बगल देख के काफी हैरान होती है। यॉन्सियो को पहले नहीं पता होता है कि वो लोग कहाँ गए होते हैं, लेकिन फिर वो जब देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग एक्चुअली में डी टावर डंजन के अंदर है। लेकिन वो इतनी सारी चेंजेस देख के हैरान होती है। एक्चुअली में डी टावर डंजन काफी ज्यादा चेंज हो गया होता है एज कम्पेयर टू जितना उन लोगों ने छोड़ के गया था। और यूयन परेशान हो रहा होता है काफी ज्यादा लीगल स्टफ्स की वजह से। जैसे अगर तुम इंडिया से 1 महीने का वीजा लेके जापान में जाओ और वहां से तुम अचानक से गायब हो जाओ, तो 1 महीने के बाद जब तुम्हारा वीजा एक्सपायर होगा और तुम्हारे इंडिया वापस आने के कोई रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, तो वहाँ की अथॉरिटीज तुम्हें इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे ट्रीट करेगी। तो उसी की टेंशन यूयन को भी थी, लेकिन किम उस बात को इग्नोर करता है और अपने पोकेमॉन्स के काम को अच्छा कहता है और उन्हें बोलता है कि अब तुम लोग जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। और अपने वो दोनों पोकेमॉन यूयन और योन्सियो से कहता है कि सियोल स्टेशन डंजन को 25 बार एडवांस में क्लियर कर लो। योन्सियो ये सुन के काफी हैरान होती है। वो सोच रही होती है कि उन्हें सियोल स्टेशन डंजन को 25 बार क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन तभी किम उन लोगों से फिर से कहता है कि तुम लोग उसे 25 बार से ज्यादा क्लियर कर सकते हो अगर तुम लोग चाहो तो, लेकिन कम से कम तुम लोग 25 बार क्लियर करने का सोचो। ये एक और कंडीशन है एक अर्ली बर्ड प्लेयर बनने की। योन्सियो और यूयन फिर काफी कॉन्फिडेंस से कहते हैं हाँ हम समझ गए, हम पहले से स्ट्रेटेजी जानते हैं, तो ये ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये सारी चीजें हम पर छोड़ दो, हम लोग जाके इसे जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। फिर सुनवा किम के पास उपा कहते हुए आती है और उसे पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। वो उसे बताती है कि वो टैंकिंग में अच्छी है, तो क्या उसे भी डंजन ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन किम उससे मना करता है और उसे कहता है नहीं तुम घर जाओ, मैं घर लेट से आऊंगा। लेकिन ये सुनकर किम का चेहरा उतर जाता है और उसे हल्का सा ब्रदर कॉम्प्लेक्स होने लगता है। किम उसकी समरी पढ़कर सोचता है आखिर ऐसी समरी बार बार क्यों जनरेट होती है। फिर किम सुनवा से कहता है तुम घर जाओ, मैं वापस आते वक्त तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेते हुए आऊंगा। ये सुनकर सुनवा छोटे बच्चों की तरह ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो चलते हुए कहती है सच्ची में, फिर मेरे लिए एक मेलोना लेते आना वापस आते वक्त। मेलोना एक पॉपुलर आइसक्रीम का नाम है कोरिया में। फिर किम उससे कहता है ठीक है अभी तुम घर जाओ। और सुनवा वो चलते कूदते मस्ती में वहां से चले जाती है। किम उसको देखकर सोच रहा होता है आखिर वो एक्चुअली में आइसक्रीम से कितना प्यार करती है। फिर किम पीछे मुड़ता है। वो उस टाइम पे सेकंड फ्लोर के एस्केलेटर की तरफ देख रहा होता है। उस एस्केलेटर पे 15 पीपल एक साथ टेलीपोर्ट कर सकते हैं। वैसे अभी इस समय पर सेकंड फ्लोर पे कुछ था नहीं, लेकिन पता नहीं फिर भी उसे क्यों ऊपर जाना था। फिर किम उस एस्केलेटर की तरफ बढ़ते हुए सोचता है मैं अभी सच्ची में ऊपर जा सकता हूँ। और हम देखते हैं जब किम एस्केलेटर के ऊपर चढ़ रहा होता है उसके बगल में सैन्या भी होती है। किम सैन्या से कहता है तुम जरूर यही सोच रही होगी कि मैं जो अभी कर रहा हूँ वो बस एक वेस्ट ऑफ कॉइंस है ना। सैन्या उसका जवाब हाँ में देती है और वो उससे कहती है इस समय पर अभी सेकंड फ्लोर पर कुछ भी नहीं है। फिर किम उसकी बात सुनकर सेकंड फ्लोर को इमेजिन करते हुए सोचता है मैं भी उस बारे में जानता हूँ कि सेकंड फ्लोर पर अभी कुछ भी नहीं है, मगर ये अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है ये है कि वो अभी ओपन है। असलियत में सेकंड फ्लोर जो बिगनर टावर का था वो ऐसा कुछ नहीं था जो अपने आप ओपन होता हो, जिसका मतलब ये है कि इस बार भी इसे किसी के द्वारा ओपन किया गया है और ये किया गया होता है डीमन किंग के द्वारा। डीमन किंग एक प्लेयर था जो कि अपनी आइडेंटिटी को मिस्ट्री में छुपा के रखता था 10 सालों तक के लिए। डीमन किंग आर्मी का लीडर जिसको नाइटमेयर भी कहा जाता था, वही कैटाक्लिज्म के बाद से सारे डिजास्टर्स के लिए इन्वॉल्व था। लेकिन एक चीज जो कि उसके बारे में हम जानते थे वो ये थी कि उसी ने सबसे पहले बिगनर टावर के सेकंड फ्लोर को ओपन किया था और उससे बोनस प्राप्त किया था। ये अभी किम को मैटर नहीं करता कि वो फर्स्ट नहीं है, लेकिन जो भी बोनस है वो पहले के 3 पीपल्स को मिलते हैं। डीमन किंग अभी भी ऊपर हो सकता है और इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस बार भी उसी ने पहली सेकंड फ्लोर को ओपन किया हो। फिर हम सेकंड फ्लोर के ऊपर देखते हैं, वहाँ कोई इंसान खड़ा होता है लेकिन हमें उसे दिखाया नहीं जाता, वो काफी ब्लर होता है। किम ने एक पावरफुल प्रेजेंस को डिटेक्ट किया होता है। उसकी आंखों में उससे दर्द होने लगता है और आई ऑफ परसेप्शन टेम्परेरीली डिसेबल हो गई होती है। किम की आंखों में ऐसा दर्द हो रहा होता है जैसे कि अभी उसे क्रश कर दिया गया हो। किम को ऐसा लगता है कि एक्चुअली में उसने ऊपर किसी को देखा था, लेकिन उस टाइम पे वो पैरालाइज था तो वो अपनी आंखें भी नहीं खोल सकता था। वो सोचता है क्या वो डीमन किंग था। फिर उसी टाइम पे उसकी आई ऑफ परसेप्शन वापस से अनेबल हो जाती है। हम देखते हैं कि किम की आंखों और गलों की नर्व्स भी दिख रही होती है। फिर वो आगे की तरफ देखता है लेकिन अब वहां पे कोई नहीं था। वो ये देखकर सोचता है चलो ये अच्छा है, मेरा अभी कोई इंटेंशन नहीं था डीमन किंग को कन्फ्रंट करने का, वो अपने गोल्स को बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकता था। फिर किम सैन्या को बुलाता है और इससे कहता है वो हिडन आइटम शॉप को ओपन करना चाहता है। सैन्या ये सुनकर काफी हैरान होती है। फिर वो जब चेक करती है तो उससे पता चलता है कि हिडन आइटम शॉप एक्चुअली में वहाँ एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसे यूज करने के लिए 50,000 कॉइन्स रिक्वायर्ड होंगे। किम फिर उससे कहता है 50,000 कॉइन्स ठीक है, मैं उन्हें यूज करूंगा। और इस टाइम पे किम काफी वेल्दी लग रहा होता है, उसके चारों तरफ सोने के सिक्के उड़ रहे होते हैं। एक्चुअली में 50,000
70,000 कॉइन्स कोई छोटी रकम नहीं थी। ये कोई ऐसा तरीका नहीं था जो कि एक रेगुलर बिगनर कभी भी अफोर्ड कर सकता था। असलियत में यहाँ पर कोई भी ऐसा बिगनर नहीं था जिसके पास 50,000 कॉइन्स हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा बिगनर नहीं था जिसके पास 50,000 कॉइन्स हो, लेकिन अगर किसी के पास होते भी तो वो इतने सारे कॉइन्स सिर्फ एक शॉप के ऊपर 60 सेकंड्स देखने के लिए नहीं वेस्ट करता। और किम के लिए वो हिडन आइटम शॉप सिर्फ 60 सेकंड्स तक ही ओपन रहती। किम उनमें से हर एक आइटम को सिर्फ एक बार ही खरीद सकता था, क्योंकि किम इस हिडन शॉप को ओपन करने वाला सेकंड पर्सन था। उसे एक ओपन बोनस मिलता है, बार्गेन सेल, जिसकी वजह से सारी चीजों के प्राइसेस 50% कम हो जाते हैं। और किम ने 70,000 कॉइन्स सिर्फ इसी चीज के लिए इकट्ठा किए थे। फिर किम 20,000 कॉइन्स में हिडन स्टोर से हाई एडवांसमेंट असिस्ट स्क्रोल को खरीद लेता है। फिर हमें स्क्रोल का डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है। वो एक स्क्रोल होता है जो कि इंचांटेड होता है मैजिक से, ताकि वो लोगों के एडवांसमेंट में असिस्ट कर सके। उसका प्लेयर के एडवांसमेंट के टाइम पे क्लास को इंक्रीज करने का एक बहुत ही हाई चांस है। उसे सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है और उसको ट्रेड या फिर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सैन्या किम को देखकर काफी अनईजी फील कर रही होती है। उसके पंख वाइब्रेट कर रहे होते हैं और वो सोच रही होती है, तो तुमने 70,000 कॉइन्स बार्गेन सेल को माइंड में रखते हुए कलेक्ट किए थे क्या? ये एक और चीज है जो कि तुम्हारे प्रीकॉग्निटिव ड्रीम में दिखी थी तुम्हें, और इससे भी ज्यादा वो आइटम? फिर तभी हमें एक एरोगेंट आवाज सुनाई देती है, आखिर देखो, क्या तुम्हें ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज नहीं लग रहा? ये प्लेयर काफी ज्यादा फिशी है। अगर उसके पास प्रीकॉग्निटिव ड्रीम भी हो तो इस एक्सटेंट की चीजें सिंपली बहुत ज्यादा है। फिर हम देखते हैं वहां पर नेप्टन कहते हुए आ रहा होता है, मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा हाई चांस है कि ये चीज एक सिस्टम का बग हो या फिर एरर हो। और हम देखते हैं उसने एक इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट भेजी होती है। फिर नेप्ट्यून अपनी दादागिरी किम के ऊपर दिखाते हुए कहता है, ओए तुम्हारा नाम किम ह्यूजन है ना, मेरे पास आओ। फिर किम काफी एरोगेंटली उसके तरफ ना देखते हुए कहता है, अगर तुम मुझे स्कैन करना चाहते हो तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आते पिग्मी? और किम ये काफी एरोगेंट, सार्कास्टिक और वायोलेटिंग एक्सप्रेशंस के साथ बोल रहा होता है। और ये प्रोवोकेशन सुन के नेप्ट्यून भी काफी ज्यादा प्रोवोक हो गया होता है। वो किम की तरफ आते हुए कहता है, ओए ह्यूमन, आखिर तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? किम उसे वापस से प्रोवोक करते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे अच्छे से नहीं सुना? सैन्य किम को ऐसे देखकर काफी हैरान होती है और परेशान भी होती है। फिर किम स्माइल करते हुए कहता है, मैंने कहा पिग्मी। फिर नेप्ट्यून अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाते हुए अपनी एक अथॉरिटी यूज करता है, जिसकी वजह से किम को काफी ज्यादा ही दर्द होने लगता है। नेप्ट्यून अपनी फोर्स सबमिशन की पावर इस्तेमाल कर रहा होता है। फिर वो उससे काफी चिढ़ते हुए कहता है, तुम और भौंक के दिखाओ। क्यों, अब तुम क्यों नहीं भौंक रहे? मैं तुम्हारी ये आसान सी लाइफ यहीं पर एंड कर देता हूँ तुम्हारे लिए। और हम देखते हैं किम उस दर्द से नीचे जमीन पर बैठ गया होता है और वो उस प्रेशर को सह नहीं पा रहा होता है। फिर नेप्ट्यून किम से कहता है, तुम नीच इंसान, ये जरूरत कर रहे हो एक इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर के साथ अपनी औकात को जाने बिना खेलने की? क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास एक इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर का सपोर्ट है, जिस वजह से तुम फियरलेस बन चुके हो? मुझे बताओ तुम कमीने। लेकिन हम देखते हैं किम इतने प्रेशर में होने के बावजूद भी हंस रहा होता है। उसने ये चीजें जानबूझ के उस नेप्ट्यून को प्रोवोक करने के लिए कही होती है। वो एक तरीका होता है किम का नेप्ट्यून के साथ डील करने का। फिर किम खड़े होते हुए कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते। नेप्ट्यून ये सुनकर काफी चौंक जाता है। वो कहता है, क्या तुम्हें अभी भी और मार खानी है? किम फिर काफी हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें बस लगा था कि मैं बस ऐसे ही एक अननोइंग फूल की तरह तुम्हें सबमिट कर दूंगा, लेकिन मैंने तुमसे सिर्फ ऐसे इसलिए बात की क्योंकि तुमने पहले की थी, और मैंने रेजिस्टेंस इसलिए शो किया क्योंकि तुमने मुझे पहले गलत तरीके से ट्रीट किया था। मैंने तुम्हें पिग्मी इसलिए बुलाया क्योंकि वो तुम्हारे रेस का नाम है। आखिर मैंने ऐसा क्या ही किया जो कि मुझे इस तरीके की ट्रीटमेंट मिली? फिर नेप्ट्यून काफी ज्यादा ही चिढ़ते हुए कहता है, ये सब बुलशिट है। वो सब कुछ देख लेने के बाद जो कि हम लोगों ने अभी तक नोटिस किया है कि काफी लेट हो चुका है कि तुम अभी भी एक इनोसेंट प्लेयर के तौर पर एक्ट करो। तुम बस वेट करो और देखो कि तुम्हें किस तरीके की पनिशमेंट मिलती है। लेकिन हम देखते हैं तभी नेप्ट्यून के हाथ में एक रेड कलर की हथकड़ी टाइप से कुछ फॉर्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं एक नोटिफिकेशन आता है। लेडी ऑफ द स्केल किम के वर्ड से काफी ज्यादा ही मूव हो चुकी होती है। वो अपनी स्पेशल पावर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी यूज करती है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी की वजह से फोर्स सबमिशन के इफेक्ट्स रिमूव हो गए होते हैं, और ये देखकर नेप्ट्यून काफी हैरान होता है। फिर किम नेप्ट्यून को चिढ़ाते हुए फिर से कहता है, ओह यहाँ देखो तो जरा, कार्शियंस भी मेरे से एग्री करते हैं। और फिर एक और नोटिफिकेशन आता है। ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली डिमोनिक माउंटेन कावर्ड से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। उसने एक स्पेशल पावर भी अप्लाई की होती है, स्ट्रॉन्ग टू द स्ट्रॉन्ग, वीक टू द वीक। ये देखकर नेप्ट्यून काफी डिस्पेयर में चले जाता है। वो काफी परेशान होते हुए कहता है, रुको एक सेकंड कार्जियन। किम नेप्ट्यून को देखते हुए सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सैन्य से उसने कितने व्यूअर्स खोए, लेकिन वो आखिर में कुछ ज्यादा ही आगे चले गया। वो एक वर्ड पिग्मी की तरह ही वीक है, जैसा कि वो 10 साल बाद मेरे फ्यूचर की मेमोरीज में भी था। और स्ट्रॉन्ग टू द स्ट्रॉन्ग, वीक टू द वीक एबिलिटी की वजह से किम की जितने भी एबिलिटीज से उसको थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया होता है। आई ऑफ परसेप्शन भी दोबारा से एक्टिवेट हो गई होती है। जो पावर किम को द ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली डिमोनिक माउंटेन से मिली होती है, वो एक बफ होती है जो कि उसकी स्ट्रेंथ को एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के खिलाफ एम्पलीफाई कर देती है। और अब वो नेप्ट्यून की भी इन्फो देख पा रहा होता है, और नेप्ट्यून की समरी मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, इसे पॉज करके तुम लोग पढ़ लेना। ये सब देखकर नेप्ट्यून काफी घबरा रहा होता है। किम नेप्ट्यून को देखकर सोच रहा होता है, इस इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ भी, जो कि अभी कुछ देर पहले
पहले मुझसे बहुत ऊपर था। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं इससे वन ऑन वन में हारने तो नहीं वाला। फिर नेपकिन अपना होश खोते हुए कहता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। किम की ताकत अभी भले ही नेपकिन जितनी हो, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो किसी स्ट्रीमर के साथ ऐसे ही फाइट कर बैठे। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि किम चाहता था, और ना ही कोई गार्जियन भी ऐसा चाहेगा। लेकिन करेजियस लैंड किंग को छोड़कर और यहाँ पर किम को उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। फिर किम नेपकिन को चढ़ाते हुए बोलता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सिस्टम के सारे चेक्स अब फिनिश हो चुके हैं। आखिर उसने क्या कहा? फिर हम देखते हैं सिस्टम स्कैन 100% कंप्लीट हो गया होता है। किम उस पर क्लिक कर रहा होता है। नेपकिन भी काफी हैरानी से उसी की तरफ देख रहा होता है, और सिस्टम स्कैन के रिजल्ट में कोई भी बग नहीं मिला होता है, और ना ही कोई गलत तरीके का इस्तेमाल किया गया होता है। ये देखकर नेपकिन काफी हैरान और परेशान हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो गया। फिर किम नेपकिन के पास जाते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, ये ठीक है कि तुमने मुझे एक्यूज किया, ये तुम्हारे राइट्स के अंदर है, लेकिन फोर्सफुली तुमने मुझे प्रोसिक्यूट किया बिना किसी एविडेंस के, और वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं तुमसे वीकर था। तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही कावर्डली एक्ट था? ये सुनकर नेपकिन काफी घबरा जाता है। उसके चेहरे से पसीने निकल रहे होते हैं और वो कुछ कह नहीं पा रहा होता है। किम फिर उससे काफ़ी ज़्यादा ही कॉर्नर करते हुए कहता है, मुझसे इसी वक्त माफ़ी मांगो। और नेपट्टून किम से काफ़ी डरा हुआ होता है। वो उसे ठीक से सॉरी भी नहीं बोल पा रहा होता है। उसके मुंह से अच्छे से आवाज़ भी नहीं निकलती है। वो काफ़ी शर्माते हुए आई एम सॉरी बोल रहा होता है। वो फिर दोबारा बोलता है, आई एम सॉरी, अब ये ठीक है? नेपट्टून का ऐसे झुकता हुआ देखकर किम थोड़ा सा स्माइल करता है, और फिर वो उसे और ज़्यादा कॉर्नर करते हुए कहता है, आखिर तुम्हारा ठीक है से क्या मतलब है? तुम्हें मुझे कुछ चीज़ देनी चाहिए माफ़ी के टोकन के तौर पर। और ये सारा सीन सन्या भी पीछे से देख रही होती है। फिर कुछ समय बाद बस सीन शिफ्ट होता है। हम किम के घर के अंदर देखते हैं। वहाँ आयोंग और किम की मॉम खाना बनाकर बैठे होते हैं, लेकिन तभी किम की मॉम आयोंग से कहती है, किम ने कहा था कि वो ऑलरेडी खा के आ रहा है। और आयोंग काफ़ी गुस्से में कहती है, मैंने सुना, और यहाँ मैं डिनर बनाने की बेमतलब की मेहनत कर रही थी। छे। किम की मॉम भी उसे दिलासा देते हुए कहती है, सच में आखिर आज हमारी आयोंग को क्या हो गया था, अचानक से स्ट्यू बनाना? लेकिन आयोंग इसे काफ़ी चिढ़ते हुए कहती है, मैं बस ऐसे ही ट्राई कर रही थी क्योंकि किचन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और किम की मॉम भी उससे ज़्यादा टीज ना करते हुए कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन अगली बार से खाने में प्लीज़ थोड़ा कम नमक डालना। और सुनवा खाना खाते हुए किम के रूम की तरफ देखते हुए सोचती है, आखिर ओपा कर क्या रहे हैं? फिर हमें किम के रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। उसे नेपट्टून से एक एग्रीमेंट मिला होता है। उस एग्रीमेंट में होता है कि वो अपना चैनल क्लोज करने के बाद किम के ऊपर अटैक नहीं करेगा, और उसके साथ ही साथ नेपट्टून ने उसे एक पिग्मी की रिंग भी दी हुई होती है। उस रिंग का ग्रेड रेयर होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी 50 होती है, और उसके इफेक्ट के तौर पर फायर रेजिस्टेंस 5 से और बढ़ जाती है। फिर किम अपने नोट्स को हाथ में लेते हुए सोचता है। इस समय पर किम के पास सिर्फ दो चीज़ें थी जो कि वो कर सकता था, लेकिन उसे अभी इस चीज़ के बारे में और सोचना था। फिर वो अपने डेस्क पे बैठकर कंप्यूटर ऑन करता है। वहाँ पर वो रियल प्लेयर सर्च करता है। रियल प्लेयर एक फॉरम था जो कि आगे जाकर एक डिफरेंट कम्युनिटी साइट में डेवलप हो चुका था, लेकिन इस वक्त पर ये एक गैदरिंग प्लेस भी है, और साथ ही साथ प्लेयर्स के एक्सचेंज के लिए एक साइट भी है। कि वहाँ उस रियल प्लेयर साइट पर कुछ खोजना चाह रहा होता है। फिर उसे थोड़ा बहुत स्क्रॉल करने के बाद एक टैंक रिक्रूटमेंट मिलता है, और वो रिक्रूटमेंट ऑर्डर किया होता है जियांगडोंग फायर मास्टर ने। ये निकनेम थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था, लेकिन 10 साल के बाद ये इंसान जिस जगह पे होगा वो बिल्कुल भी इसे मॉक करने के लायक नहीं होगा। और हमें उस फायर मास्टर का सिलहावटे दिखाया जाता है। उसका असली नाम फ्लेम लॉर्ड चॉय संगू था, और अगर ये रिक्रूटमेंट चॉय संगू के द्वारा दी गई है तो इसका मतलब यही है कि जिस डंजन के बारे में इस पोस्ट में बात हो रही है वो शॉर्ट टेबल डंजन होगा, जो कि उसका लाइफ टाइम का सबसे पहला डंजन था। शॉर्ट टेबल डंजन कोई नॉर्मल डंजन नहीं था, सियोल स्टेशन डंजन से अलग, जहाँ की तुम लोग कई बार रिवॉर्ड्स पा सकते हो उसको बार बार क्लियर करने के बाद। लेकिन शॉर्ट टेबल डंजन एक ऐसा इवेंट था जो कि एक बार क्लियर करने के बाद परमानेंटली डिसअपियर हो जाता था। इस वक्त पर भी काफी सारे प्लेयर्स डंजन को चैलेंज करके मर रहे थे, और इसमें सियोल स्टेशन डंजन भी आता है। तो यहाँ पर ज्यादा कोई पोस्ट नहीं है जो कि रेड्स के लिए सेटअप हो, और ना ही ज्यादा लोग उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यही एक चांस था किम के पास, और हम देखते हैं किम भी उस जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म को फिल कर देता है। किम को इस वक्त पर सबसे ज्यादा वैल्यू चाहिए थी सबसे कम टाइम में, और इस चीज को एकम्प्लिश करने के लिए उसे किसी ऐसे डंजन में जाना होगा जो कि काफी अच्छा रिवॉर्ड दे, भले ही उसे थोड़ा बहुत भी रिस्क लेना पड़े। डंजन्स कोई ऐसी प्लेस नहीं है जो सिर्फ प्लेयर्स को मारती है, लेकिन एक ऐसी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है जहाँ अननोन ट्रेजर्स भी पड़े होते हैं। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं कॉन्कोक यूनिवर्सिटी स्टेशन के पास में। हमें किम का फोन दिखाया जाता है। वहां पर उसने संगू से चैट की होती है। संगू से कह रहा होता है, लेकिन तुम सिर्फ एक पर्सन को ही और साथ में लेके आ रहे हो, है ना? तो उससे किम पूछता है, क्या ये कोई प्रॉब्लम है? लेकिन संगू रिप्लाई करता है, नहीं ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं इससे खुश हूँ। वहाँ जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही कम रिवॉर्ड हमें मिलेगा, इसलिए मैं जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी पार्टी के साथ अंदर जाना चाहता हूँ। उसकी ये सारी बातें देखकर किम भी काफी हैरान होता है। वो सोच रहा होता है कि जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी पार्टी लेके जाना, वो भी एक डंजन में जिसे तुमने अभी तक एक बार भी क्लियर नहीं किया है। ये सच्ची में बहुत ही यूनिक इंसान है। और हम देखते हैं सुनवा भी किम के साथ साथ ही फोन में कुछ देखते हुए आ रही होती है। फिर किम संगू से कहता है, क्या तुम्हें वो प्लेयर हो जो कि इस निकनेम से जाता है जियांग डोंग फायर मास्टर? ये सुनकर संगू उन लोगों की तरफ देखता है और उन्हें झुकते हुए ग्रीट भी करता
है। किम संगू को देखकर सोच रहा होता है, तो ये 10 साल पहले एक पतला और नॉर्मल सा पर्सन था। आज से 10 साल बाद ये एक फुटबॉल के बराबर हो जाता है। न जाने इसने कितना खाया कि ये इतना ज़्यादा वेट गेन कर पाया। फिर किम उसे बताता है कि मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने कि तुम्हारी रेट जॉइन की है। किम साथ ही साथ संगू के ट्रेड्स अपनी आई ऑफ परसेप्शन के साथ देखना चाहता था, लेकिन संगू के स्टैट्स वो नहीं देख सकता था क्योंकि उसे द जाइंट ऑफ द सनसेट प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जिस वजह से उसकी आंखों में कुछ दर्द होने लगता है। तो उसे ऐसे देखकर संगू परेशान होता है और वो उससे पूछता है, हे तुम्हारे साथ आखिर क्या गलत है? क्या तुम्हें कोई चोट लगी? सुनवा भी उससे पूछती है, ओपा क्या आप ठीक हो? किम उनका रिप्लाई देता है, हाँ बस मेरे आंख में थोड़ा सा कचरा चले गया था। किम इस बारे में सोच रहा होता है, एक गार्जियन इसमें इंटरफियर कर रहा है। भले ही उसने एक गार्जियन को अभी तक सेलेक्ट नहीं किया हो क्योंकि वो लेवल 30 अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन अगर उसने कर भी लिया हो तो एक गार्जियन नॉर्मली इतना ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ जरूरी कुछ स्पेशल है। फिर हम देखते हैं संगू सुनवा की तरफ देखते हुए काफी हैरान होता है और परेशान होते हुए कहता है, ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये छोटी बच्ची तुम्हारी पार्टी मेंबर है ना? ये सुनकर सुनवा उसका रिप्लाई देती है, क्या? नहीं, मैं इनकी पार्टी में ही हूँ। सुनवा का ये रिप्लाई सुनकर संगू काफी हैरान और परेशान होता है। वो कहता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? सुनवा उसका तुरंत रिप्लाई देती है, आखिर इसमें ज्यादा क्या है? फिर संगू से परेशान होते हुए कहता है, कम ऑन, ये सच्ची में बहुत ज्यादा है। एक किड, एक छोटी सी बच्ची। फिर सुनवा काफी गुस्से में आते हुए उससे कहती है, क्या बोला? मैं एक यंग वुमेन हूँ, समझा? मैं कोई छोटी बच्ची वगैरह नहीं हूँ। फिर संगू उससे कहता है, एक बड़े इंसान के लिए ये सब कुछ सेम ही है। और संगू की ये पर्सनैलिटी देख के हमें समझ आ रहा होता है कि वो सच्ची में बच्चों के सामने काफी ज्यादा ही वीक पड़ जाता है। और हम देखते हैं चोई संगू और सुनवा एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। संगू कह रहा होता है कि वो एक छोटी बच्ची को ऐसी जगह पर नहीं ले जा सकता, एक अच्छी बच्ची बनो और अपने घर वापस चले जाओ अभी। लेकिन सुनवा तो इसी बात पे अड़ी होती है कि वो अपने ओबा के अलावा और किसी की नहीं सुनेगी। संगू फिर से उसे काउंटर देते हुए कहता है, ये कोई आसान डंजन नहीं है। जो चीज सेकंड गेट पे दिखती है वो कोई मजाक नहीं है। कि मुझसे पूछता है आखिर वहाँ क्या दिखता है। संगू के उसे बताने में बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे होते हैं। फिर लेकिन संगू ने उसे बता ही दिया होता है, लेकिन अभी हमें इस बारे में बताया नहीं जाता है। लेकिन संगू ने किम को बता दिया होता है और उस मॉन्स्टर के बारे में सुनकर के काफी हैरान होता है और वो सोचता है क्या ये मॉन्स्टर अभी से ही दिखने लग गया। और वो मॉन्स्टर कौन होता है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।